Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So now we are going to start a fresh chapter of class 12th, which name is solutions. This is the first chapter of your physical chemistry. Before starting this chapter, we must have to understand some concepts of 11th, that is moles, molarity, normality, concentration, okay, parts per million, parts per billion, volume by volume परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये सारी टर्म्स हम लोगों को पता होनी चाहिए. हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टार्ट करने को बहुत ही आसान है. सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर है. लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? अगर आप लोगों ने 11th को सही से नहीं पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट को सही से अच्छे से नहीं समझा है, उसमें मोलैरिटी टर्म और जो भी नॉर्मेलिटी टर्म, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह आते हैं, अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. आप सोल्यूशन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. बेसिकली अगर 12th का सिर्फ देखा है तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर 11th नहीं आता है तो ये उतना ही मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा. तो मैं आज का लेक्चर बस इसी बेसिस पे बनाऊंगा कि थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी दे करके उसके बाद जो 11th के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, जिसका आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उस तरह के सारे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करा दूंगा जिससे आप लोग को आइडिया हो जाए. ज़्यादा नहीं, बहुत टफ प्रॉब्लम पे नहीं जाऊँगा, बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो हम लोग जानते हैं कि सोल्यूशन क्या होते हैं. सोल्यूशन बेसिकली सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है. सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देने से सोल्यूशन मिल जाता है. अब सोल्यूट क्या है? जैसे हमने नमक लिया और पानी में डाल दिया तो नमक मेरा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, और पानी मेरा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया. जब उसको मैंने मिला करके सोल्यूशन तैयार कर दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशंस कहते हैं. अब हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सोल्यूशन में कई कैटेगरी होती है. जैसे क्या होता है कि सस्पेंशंस वगैरह के बारे में बात किए थे, फिर उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन होता है, फिर बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे बेसिकली देखिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में से यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ट्रू सोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है. मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में पढ़ना, वो भी बाइनरी. ज़्यादातर आपको 90% केसेस में बाइनरी का ही यूज आएगा. ओके. चलिए, वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट ट्रू सोल्यूशंस, ठीक है ना. और सोल्यूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए जिस चीज़ को हम, मतलब दो चीज़ों को अगर मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं. जो मोर अमाउंट में होता है, ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट बोल देते हैं. दोनों को मिल करके क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है. तो क्या ये मास से कंपैरिजन होता है या किसी और चीज़ से होता है? तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर लीजिए आप लोग कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने जैसे 50 ग्राम पानी लिया और 100 ग्राम हमने H2SO4 ले लिया, तो हमारा H2SO4 क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और 50 ग्राम पानी जो है वो सोल्यूट हो जाएगा. तो बच्चों ऐसा नहीं है. होता क्या है कि हम लोग मोल से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना. मोल, किसके मोल्स ज़्यादा हैं? जिसके मोल नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो क्या बन जाएगा? अपना सॉल्वेंट बन जाएगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो सोल्यूट बन जाएगा. जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 50 ग्राम वाटर की बात करें, ठीक है ना, तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? 50 ग्राम को, इसके मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल. ये मोलर मास होता है इसका. तो 18 टूजा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना. और वहीं पे अगर हम 100 ग्राम H2SO4 लिए थे तो उसका मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है, ऐसा कुछ आता है. तो हम जान रहे हैं ये 1 पॉइंट कुछ आएगा. यानी कि यहाँ पे वाटर 50 ग्राम ही था लेकिन उसके मोल 2 थे, और H2SO4 100 ग्राम था लेकिन उसके मोल कितने थे? 1 पॉइंट समथिंग. यानी कि ज़्यादा कौन है? वाटर है. तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट बन जाता है. यहाँ पे सोल्यूट कौन रहेगा? H2SO4. तो ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? हम लोग को इसमें बेसिकली कंसनट्रेशन टर्म्स देखनी है, वेपर प्रेशर देखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वांट हैव फैक्टर, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है.
ठीक है ना। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई से हम लोग डिनोट करते हैं, और बेसिकली जो हम लोग आरओ वगैरह यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस पे ये बेस्ड रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। अगर 11th का वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया, इतने बस आइडिया दूंगा जिससे आप लोगों को इस चैप्टर में हेल्प मिल जाए। जिसको अच्छे से आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो स्किप करके आगे बढ़ करके अपना जो मेन टॉपिक्स है उस पर आ जाए। और जिसको थोड़ा भी कमी लगता है अपने आप में कि 11th में उसने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म्स को, बेसिकली देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा उद्देश्य है आज का कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से पढ़ लें। देखिए पहला क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन हैफ फैक्टर, ये सारे पढ़ने हैं। तो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स सही से आनी चाहिए। इसको आने के लिए क्या आना चाहिए, मोल्स अच्छे से पढ़ा होना चाहिए बच्चा। अगर 11th में मोल अच्छे से नहीं पढ़े हैं तब तो फिर कंसंट्रेशन टर्म भी नहीं समझ में आएगी अच्छे से। तो उसके लिए मुझे अलग से आप लोग बताएंगे, मैं मोल पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, बेसिकली मैं मोल के बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ दे रहा हूँ कि मोल क्या होता है। सिंपली एक नंबर है मोल। मोल कुछ नहीं है, एक नंबर है जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में आती हैं। इसको काउंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक सिंपली नंबर दिया 1 2 3 4 5 10 12, इस तरीके से जो नंबर देते हैं हम, तो 12 का एक नाम रख दिया बेसिकली डजन। हम लोग जाते हैं और फ्रूट की शॉप्स पे और कहते हैं 1 डजन हमको बनाना चाहिए, तो वो हमको 12 केले दे देता है। ऐसे ही फिर नंबर की काउंटिंग होती गई तो 100 तक गया, तो फिर 100 का एक अलग से बन गया, फिर 1000, फिर लैक्स, है ना, फिर उसके बाद 10 लाख, या उसमें बात करें तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, है ना। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं तो बहुत बड़े, जब भी मतलब क्वांटिटी नंबर आ जाता है तो उसका एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक नंबर ऐसा मिला जिसकी मतलब मैग्नीट्यूड जो था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बहुत बड़ा नंबर है ये। मिलियन, जिलियन, जितने भी ट्रिलियन आपके जो भी नंबर होंगे वो इससे कम आएंगे, इस मैग्नीट्यूड से कम आएंगे, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली बनाना लेने के लिए, सेब लेने के लिए, या रोज़मर्रा की जो भी जीवन की आवश्यकताएं को पूर्ति करता है उस चीज़ के लिए हम इस नंबर का यूज नहीं करते हैं मोल का। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो भी छोटे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो इतना नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। ओके, अगर हमसे कुछ किसी ने कहा 2 मोल कितना होता है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा 2 मोल हो गया। 3 मोल करेगा तो 3 मोल से हम डिवाइड कर देंगे, हाफ मोल से बोलेगा तो यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जितना मोल बोलेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। ओके, जैसे अगर हम बात करें, सिंपली एक बात समझा देते हैं आपको। पानी का अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लें, तो ये हमको दिखेगा ही नहीं। कब ये एग्जिस्टेंस में आप लोगों को मतलब सीन होगा, जब हम लोग मान लीजिए मोल में लेते हैं। अगर 1 मोल ले लिया हमने वाटर, तो वो कितना होगा, 18 ग्राम होगा, ठीक है ना। यानी एक मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो मिलाकर के 18 ग्राम बनता है। वो लगभग मेरे हाथ में थोड़ा सा आएगा, जिसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोग को दिखेगा भी नहीं, ठीक है। और मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, यूनिट है। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप लोग पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, तो उसमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे पहला क्या था, मास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े होंगे। तो मोल भी जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मोल एक ख़ास बात ये भी है कि मोल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ही नहीं बता सकते हैं, मोल से 3 चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पे। एक तो नंबर बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एटम या मॉलिक्यूल। दूसरा क्या बता सकते हैं, मास भी बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला 1 मोल वाटर, तो अभी बताया ना कि 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है। 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl कितना होगा,
अब आप सोडियम का जानते हैं 23 और NaCl का 35.5, यानी कि 58.5 क्या हो जाएगा ग्राम। एक मोल अगर NaCl ले लिया तो 58.5 ग्राम हो जाएगा। एक मोल H2SO4 ले लिया, एक मोल H2SO4 ले लिया तो ये कितना होगा 2 32 64, ये 98 ग्राम के लगभग आएगा। अगर एक मोल लेंगे तब 98 ग्राम आएगा। एक सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमने मॉलिक्यूल लिया या कंपाउंड लिया तो ये हमको दिखेगा भी नहीं नेकेड आइज से। बात समझ में आई? इसलिए मोल का अस्तित्व बढ़ जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं हैं और जब हम मोल में उसकी मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ वैल्यू रखता है। ओके, तो मास के टर्म में भी हम बात करते हैं। और तीसरा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि एक मोल जो होता है वो 22.4 लीटर होता है STP पे। बेसिकली STP का तो डेफिनेशन में कुछ बदलाव भी आए हैं, ठीक है। पहले तो ये था कि STP पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एक मोल गैस, कोई भी हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी हीलियम हो, कोई भी गैस हो अगर एक मोल लेंगे तो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रही? लेकिन अब क्या है कि अगर मतलब पहले हम लोग ATM से डील करते थे, अब क्या है ना कि हम लोग बार की यूनिट यूज करते हैं। तो बार की यूनिट से जब हम उसका निकालते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे तो एक मोल 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये सब अलग सी बातें, ये सब 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है आज का। बस मुझे ये बताना है कि मोल को हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो जब नंबर्स की बात आए, फंडामेंटल पार्टिकल्स की नंबर को मतलब मेज़र करना हो तो हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। मास उसका बताना हो तो भी मोल का यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम अगर बताना हो तो भी हम लोग मोल का यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग 11th में पढ़ते हैं पहले से ही। अब सोल्यूशन में कुछ बेसिक सी बात करके फिर हम लोग आ जाते हैं 11th की टॉपिक्स पे। सोल्यूशन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल मेथड। तो सोल्यूशंस क्या होते हैं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब ट्रू सोल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे दो चीज़ों को ऐसा मिलाया गया जिसको हम नॉर्मली फिजिकल मेथड से अलग कर सकें, है ना। जैसे आपने नमकीन ले लिया, है ना, जा करके नमकीन लिया, उसमें कई चीज़ें होंगी मिक्सचर कंपोजिशन में। क्या होगा, आलू की भुजिया होगी, बादाम होगा, मूंगफली का दाना होगा, है ना, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होंगी उसमें, तो उसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, जैसे पानी लिया, उसमें शुगर मिला दिया, अब वो क्या है ना कि घुल गया पूरी तरीके से, उसको आप शुगर के पार्टिकल को दोबारा उससे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। जैसे नमक को हमने डाल दिया पानी में, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू सोल्यूशन हो गया। ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? अब कोई A और B मिल करके कोई सल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिक्स करके हम क्या बना लेते हैं, सोल्यूशन। A क्या हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है। B क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो दोनों को मिक्स करके आप लोग C एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? और मैंने पहले भी बताया है कि जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। लेकिन किस टर्म में, मास के टर्म में नहीं। इसीलिए कहीं देखिए आप ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, जब मास के कंपैरिजन में लेते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है। आप मोल से कंपेयर करिए कि जिसका मोल ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जिसका लार्ज अमाउंट ऑफ मोल होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। इफ़ वी गेट 20% इथेनॉल सोल्यूशन। अब आइए 11th के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। इसको सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही आपको सबसे मतलब एक्सपर्ट हो जाएं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आता है ना तो फैमिलियर हो जाइए आप लोग, ठीक है ना। इसका नोट्स बनाइए, नहीं बनाइए, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, क्योंकि आगे जब ये टर्म्स यूज होंगे सोल्यूशन चैप्टर में तो आप लोगों को बहुत समस्या आएगी अगर नहीं समझे रहेंगे तो। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने चीनी को पानी में डाला, शुगर को हमने वाटर में डाला, 1 चम्मच 1 गिलास में डाला, तो उसका हम कंसंट्रेशन बोलेंगे कि ये अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसको अगर हम कंसंट्रेट करना चाहें तो शुगर का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी 1 चम्मच और डालिए और डालिए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं शुगर और उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करना हो तो उसी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए,
उसको हम कहाँ निकाल लें, एक बाल्टी में निकाल लें। एक गिलास में चीनी को लीजिए 1 चम्मच और उसको बाल्टी में डाल लीजिए। डाइल्यूट का क्या मतलब है, उसमें फिर 1 गिलास पानी डाल दीजिए, चीनी मत डालिए, फिर 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जितनी बार आप पानी डालेंगे उतना आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। कंसनट्रेट मतलब सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, और डाइल्यूशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इफ़ वी गेट 20% इथेनॉल सोल्यूशन। अगर हमारे पास ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि 20% इथेनॉल सोल्यूशन दिया हुआ है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये जो है अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, है ना। इस तरीके से ऑल लगता जाता है और हम लोग रूट वर्ड से इसका नॉमेनक्लेचर करते जाते हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन में 11th में आप लोग ये भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होता है, यही मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बेसिकली इथेनॉल ही होता है, C2H5OH। तो इट मीन्स 20% इथेनॉल इज क्या है, सल्यूट, एंड 80% वाटर इज सॉल्वेंट। अगर हमने लिख दिया कहीं पे बस इतना लिख दिया, इफ़ वी गेट 20% इथेनॉल सोल्यूशन, 20% इथेनॉल सोल्यूशन लिखा होने का मतलब ये है कि 20% सल्यूट है। सल्यूट कौन है, इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल क्या है, 20%, तो बाकी 80% कौन है, हमने कहीं मेंशन तो किया नहीं इस लाइन में, लेकिन वो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कौन है, वाटर है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नोट दिया है मैंने, सोल्यूशन अडॉप्ट द फेज ऑफ वाटर वाट एवर द कंपोनेंट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज सॉल्वेंट। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है सॉल्वेंट को पहचानने का। जैसे देखिए, हमने चीनी लिया था और पानी लिया था, चीनी को पानी में डाला तो चीनी सॉलिड था पहले, और पानी कैसा था, लिक्विड था। लेकिन जब मिलाया है इसको तो सोल्यूशन कैसा बना, लिक्विड बना। लिक्विड किसका फेज था, सॉल्वेंट का फेज था, पानी का। इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, पानी होगा, ठीक है ना। जिसका फेज ले ले उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। ओके, तो इस केस में कौन हो जाएगा, सिर्फ शुगर और वाटर के केस में अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर का भी हमारा क्या रहता है, फेज लिक्विड, और सॉल्यूशन का भी फेज क्या होता है, लिक्विड। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में अभी मैंने बताया है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो 2 तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वॉल्यूम से रिलेटेड हो और एक मास से रिलेटेड हो। मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड होगा तो क्या होगा ना, कि जैसे हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, टेम्परेचर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म होगी जिसको हीट करने पे उसका वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको हम एक कैटेगरी में रख लिए। एक दूसरा होगा जिसको टेम्परेचर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मास को हम कितना भी हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका मास घटेगा बढ़ेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। ओके, हम वोलेटाइल सोल्यूशन की बात, मतलब किसी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि हीट करने पे वो उड़ जाए। सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का, और कुछ का नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होगी, जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम से रिलेटेड होगी उसका वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये तय है। और जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं होगी जो टर्म कंसंट्रेशन की, उसका टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ओके, चलिए अब वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम रिलेटेड क्या क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, वॉल्यूम रिलेटेड क्या होती है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कहीं पे ऊपर भी वॉल्यूम है, सॉल्यूट भी वॉल्यूम मतलब लीटर में है, और सॉल्वेंट भी लीटर में, मतलब दोनों का वॉल्यूम अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेटेड या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स या कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरा क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम, कहीं भी एक टर्म आपको वॉल्यूम से रिलेटेड मिल जाए इसका मतलब ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, ऊपर तो मोल है, जो कि मोल को हम लोग बाद में अभी डिस्कशन की हैं थोड़ी देर पहले। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं मोल के बारे में पूरा वीडियो एक लेक्चर बना दूंगा 1 घंटे का अलग से। ठीक है ना। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर में कितना मोल हमने मिलाया है। जैसे 1 लीटर मैं वाटर ले लूँ, अब मैं अगर 1 मोल चीनी डालूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 1 हो जाएगा। 2 मोल अगर मैंने शुगर डाल दिया तो मोलैरिटी 2 हो जाएगा। 2.5 अगर मोल हमने डाल दिया तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2.5। अच्छा, नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कुछ आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। उसी तरीके से नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके का कुछ आएगा। तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही डीप पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं? मास रिलेटेड टर्म जो होगी, परसेंटेज मास बाई मास, वेट बाई वेट, ठीक है ना। मास रिलेटेड कौन होगी? वेट बाई वेट, परसेंटेज। अगर मान लीजिए ऊपर भी वेट है, सॉल्यूट का भी वेट हमने लिया और सॉल्वेंट का भी वेट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के भी वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये मास डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम से कहीं रिलेशन नहीं है, वेट का वॉल्यूम से रिलेशन मत निकालिए। जब तक डेंसिटी, आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ इंटर कन्वर्जन होता है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म को हम वेट रिलेटेड में बदल सकते हैं, वेट को वॉल्यूम में बदल सकते हैं। जैसे मोलैरिटी को मोलैलिटी में हमको चेंज करना पड़ेगा, मोलैलिटी वाले चीज़ को हमको मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये मास डिपेंडेंट है, तो मास डिपेंडेंट वाले का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हो गया, तो मान लीजिए कहीं पे हमने 1 मोल सॉल्यूट लिया है और 3 मोल सॉल्वेंट लिया है, तो मोल फ्रैक्शन बोल दिया, तो हम ऊपर रखते हैं। अगर सॉल्यूट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट हमने 1 मोल लिया था, तो ऊपर 1 रखेंगे और नीचे हमको टोटल सॉल्यूशन का मोल रखना पड़ता है, यानी 1 सॉल्यूट प्लस 3 सॉल्वेंट का मोल, यानी 1/4 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और मोलैलिटी के बारे में तो डिस्कशन करना ही करना है, ये भी हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। और पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना। कितना पार्ट पर मिलियन, मतलब जैसे कि 2 ppm कहीं पे लिखा है कि 2 ppm HCl है पानी में, यानी कि अगर 2 ग्राम पानी वो है HCl है, तो 1 मिलियन ग्राम कौन है? वाटर है। या पार्ट पर बिलियन, अगर 2 ppb बोल दें हम किसी सॉल्यूट को कि भाई शुगर हमारा 2 ppb है, या जैसे ऐसे समझें कि फ्लोरीन जो होता है, जब हम लोग ब्रश करते हैं, जो हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट में हमारी फ्लोरीन की मात्रा होती है, तो अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन है तो वो हमारे लिए ठीक है। अगर 1.5 ppm हो गया उसकी कंसंट्रेशन, मतलब फ्लोरीन को अगर हमने 1 ppm डाला है पेस्ट में, तो वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर 1.5 ppm हमने डाल दिया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो पेस्ट है वो हमारे टूथ डीके का कारण बनने लगेगा, मतलब सड़ाने लगेगा। अगर 1.5 से ज़्यादा हमने ppm डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो पॉइजनस हो जाएगा, ओके, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि हम लोगों को सॉल्यूट बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग इस सब टर्म का यूज करते हैं। तो अभी आगे हम लोग जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम लोग फेमिलियर होते जाएंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। अभी तक बात ये समझ में आई कि 20% अगर हमने बोल दिया कि इथेनॉल सोल्यूशन है या वाटर शुगर सोल्यूशन है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 20 ग्राम उसकी बात कर रहा है और 20% उसकी बात कर रहा है और 80% किसकी बात कर रहा है? जो सॉल्वेंट है। चलिए अब हम लोग का पहला टर्म जो था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो मास इंडिपेंडेंट है, वेट बाई वेट परसेंट। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में मास रिलेटेड पहला कौन सा है? कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज बाई मास, मतलब वेट बाई वेट परसेंट की हम बात कर रहे हैं। पहला वेट बाई वेट परसेंट, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 20%। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया है, वेट बाई वेट बोल रहा है, तो 20 ग्राम वेट है ना, वेट बाई वेट बोल रहा है। यहाँ परसेंटेज किस में हम रख देंगे? तुरंत ग्राम रख देंगे अगर वेट बोल रहा है तो। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलता तो लीटर रख देते हैं, ठीक है ना, या ml में रखते हैं। तो वेट बाई वेट बोल रहा है तो हम 20 ग्राम तुरंत NaCl बनाएंगे प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो मेरे पास 20 ग्राम क्या है? NaCl है। बात समझ में आई? चलिए, तो वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन को लिखते हैं और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमसे बोल दिया कि 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। तो हम क्या करेंगे? वेट बाई वेट परसेंट के लिए 15 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल सॉल्यूट का भी जो भी वेट है और सॉल्वेंट का भी वेट है, वही तो टोटल वेट होगा सॉल्यूशन का। तो 100 + 15 सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो ऊपर हमने सॉल्यूट का वेट रखा, नीचे सॉल्यूशन का वेट रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 15 × 100 1500 डिवाइडेड बाई 115 इज इक्वल टू 13.04%। ये आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो आगे इस चैप्टर में सॉल्यूशन को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। काफ़ी बच्चे इसमें एक्सपर्ट होंगे तो वो लोग अपना
जल्दी जल्दी स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 20 ग्राम ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हमने ले लिया, इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। अगर डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेंसिटी का भी यूज कैसे दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाई वेट का ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो पहली टर्म है कंसंट्रेशन की, परसेंटेज वेट बाई वेट, उसी का क्वेश्चन है। तो क्या बोला, 20 ग्राम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट होता है, इज़ प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला तुरंत लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हमारे पास मास सॉल्यूशन का दिया हुआ है? नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूट का मास तो दिया है लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, इसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो हम इस वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ डेंसिटी दिया है ना, तो डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 100 ml को हम ग्राम में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को हमने उधर ले गया तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी, लेकिन ये सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकलेगा अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल गया, हमारे पास डेंसिटी दी थी 1.2 ग्राम पर ml और हमारे पास वॉल्यूम भी दिया है 100 ml, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 1.2 इंटू 100, तो ये क्या था, ग्राम पर ml। डेंसिटी किस में होती है, ग्राम पर ml, यहाँ पे दी हुई है, और ये 100 क्या था, ml। तो ग्राम पर ml वाला जो ml नीचे है और 100 ml वाला जो ml इससे मतलब साथ में है, वो दोनों कट जाएगा और क्या मिल जाएगा हमको, 120 ग्राम। बात समझ में आया, यानी कि सॉल्यूशन का हमने कितना लिया है, 120 ग्राम का सॉल्यूशन लिया है। अब बात हमारी बन गई, यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 120 ग्राम रख देंगे इस फॉर्मूले में। वेट बाई वेट परसेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, नीचे हम क्या रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर क्या रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया था, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम हमने ऊपर रखा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला है, 120 ग्राम। यहाँ पे देखिए 120 ग्राम हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है, उसको नीचे रख दिया हमने, ठीक है। ये सॉल्यूट का मास हो गया, ये सॉल्यूशन का मास हो गया, इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास 16.6% आ गया। ये क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट, ओके। ऐसे ही इसको समझा जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक दो बार देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड, हमारा टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। NaCl एक्वस सोल्यूशन इज़ 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इतना ही अगर लिखा है तो हमको ये समझ जाना है कि जो NaCl एक्वस लिखा है इसका मतलब NaCl पानी में है, एक्वस मतलब होता है वाटर के साथ, वाटर में हमने इसको डिज़ोल्व किया है। तो NaCl का कितना परसेंट लिए हैं हम, 15%, और हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है। तो हम इसका क्या मतलब निकालें, परसेंट NaCl एक्वस सोल्यूशन इज़ 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या मतलब निकलेगा, 15 ml, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात कर रहा ना, तो ऊपर भी हमारा ml आएगा। तो 15 ml ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो 100 ml है, देखिए नीचे भी वॉल्यूम है तो उसको भी ml मिलेंगे, यानी 100 जो नीचे लेंगे वो भी ml में ही होगा क्योंकि वॉल्यूम है दोनों। तो 15 ml जो सोल्यूट है वो 100 ml सोल्यूशन में मिला हुआ है। सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ओके। चलिए, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यानी ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम रखेंगे, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ओके। चलिए, थर्ड क्या आ जाएगा, कुछ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी चीज़ें जो यूज की नहीं रहेंगी उसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का उतना यूज नहीं है सोल्यूशन चैप्टर में। वैसे तो 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है ये सारी चीज़ें। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, अब इसको देखिए आप अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, NaCl सोल्यूशन इज़ 3% वेट बाई वॉल्यूम। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो हमको तुरंत इसका मतलब निकालना पड़ेगा कि वेट बाई वॉल्यूम बोला ना, तो यानी कि सोल्यूट का वेट है और सोल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम लेना है, यानी 3 ग्राम ऑफ NaCl इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका ये मतलब निकल गया। 3% वेट बाई वॉल्यूम है तो वेट किसका होता है, सोल्यूट का होगा, बाद में जो आता है उसका क्या होता है, सोल्यूशन का होता है।
यानी वेट सॉल्यूट का होगा और वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। तो 3 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वेट बाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इस पर आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए कि वेट बाई वॉल्यूम का अगर हमसे परसेंटेज पूछेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। गॉट इट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl solution is 10% weight by volume. ओके, NaCl solution is 10% weight by volume, यानी कि 10% 10 ग्राम कौन है, सल्यूट है, और वॉल्यूम लेना है हमको नीचे, ठीक है। फार्मूला के नीचे हमको क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। फाइंड वेट बाई वेट परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25। अब ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ गए। देखिए वेट बाई वेट वॉल्यूम परसेंट दिया है और वेट बाई वेट परसेंट पूछ रहा है, तो हमको फार्मूला दोनों का मालूम होना चाहिए। वेट बाई वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, और वेट बाई वेट का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा नीचे में फ़र्क है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो अब अगर हम वॉल्यूम को वेट में बदलना चाहें या वेट को वॉल्यूम में बदलना चाहें तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए, डेंसिटी की, और डेंसिटी हमको दिया हुआ है, तो हमको आंसर निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए एक बार और क्वेश्चन समझिए, NaCl कितना दिया है, 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, और हमको क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट, मतलब वेट बाई वेट परसेंट में कितना होगा वो, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी 1.25 दी है। अब 10% वेट बाई वॉल्यूम से क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl है, और कितने ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में। बात समझ में आई। 10% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, भाई हमको तो वेट बाई वेट निकालना है ना, यानी कि सोल्यूशन का भी मास चाहिए, तब तो हम वेट बाई वेट का परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे तो हमको वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का, ओके, दिया भी नहीं वो भी समझना है कि यहाँ पे अगर 10% वेट बाई वॉल्यूम का सोल्यूशन हमको दिया है तो ये समझ जाना है कि हमने 100 ml सोल्यूशन लिया है और 10 ग्राम उसमें सल्यूट पड़ा हुआ है, और वेट बाई वेट हमको परसेंट में निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 100 ग्राम 10 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, सोल्यूशन को वेट में बदलने की, ये ml में नहीं ग्राम में बदलने की ज़रूरत है। तो ग्राम में कैसे बदलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन हम जानते हैं कैसे निकलता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, किसके, डेंसिटी के। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा सोल्यूशन का। तो डेंसिटी 1.25 दी है, मास और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml, यानी 100 ml को अगर हम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो मास वो ग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml दी हुई है और हमारा वॉल्यूम कितना है, ml में है। तो ml से ml कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ग्राम बच जाएगा। तो 125 ग्राम हमारा सोल्यूशन का मास आ गया। अब वेट बाई वेट परसेंट निकालना बाएं हाथ का खेल हो गया। वेट बाई वेट परसेंट कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी क्योंकि पेन जो है हमारी सही से चल नहीं रही थी, ओके, और थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको मैं बोल भी रहा हूँ साथ ही साथ, तो आप लोग ध्यान देते चलें। मास वेट बाई वेट परसेंट कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, तुरंत समझ गए थे यहाँ से वेट बाई वेट से, तो 10 ग्राम ऊपर रख दिया, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, अब नीचे मास ऑफ सोल्यूशन हमने निकाल ही लिया है, यहाँ पे 125 ग्राम आया है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 8% आ जाएगा। जिसका वेट बाई वॉल्यूम 10% दिया था उसी सोल्यूशन का वॉल्यूम वेट बाई वेट अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 8% आ रहा है। अब इससे कुछ डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हमसे कोई बात करे, इसी पे क्वेश्चन कर ले कि एक सोल्यूशन लिया है H2SO4 इज़ 10%, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिसमें सोल्यूट कौन है, H2SO4, क्योंकि ये 10% ही है, वेट बाई वेट में दिया हुआ है। ओके, एक सोल्यूशन लिया है H2SO4 जिसमें सोल्यूट है और उसका वेट बाई वेट परसेंट कितना है, 10। तो फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि सोल्यूशन तो ml में ही, चलिए यहाँ पे क्या है ना कि वेट बाई वेट दिया है और ml में यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया है, इसका मतलब इसको भी हमको क्या चाहिए, कुछ मास में बदलना पड़ेगा। मास में बदलने के लिए हमको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। डेंसिटी कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में ही दी हुई है, डेंसिटी इज़ 1.4 ग्राम पर ml। ओके, 1.4 ग्राम पर ml। तो वेट बाई वेट से ही हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ क्या पूछा है, H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मास कैसे निकलेगा, वेट बाई वेट वाला फार्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। तो वेट बाई वेट परसेंट तो दिया है 10 है ना, देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ओके, इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट हमें निकालना है तो उसको x मान लीजिए, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट को x मान लीजिए।
मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए था हमको, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 100 ml। तो इसको हम मास ऑफ सोल्यूशन में कैसे बदलेंगे, वही फार्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.4 है, वॉल्यूम 100 है, टोटल मास कितना आ गया, 140 ग्राम सोल्यूशन का मास आ गया। अब हम यहाँ फार्मूले के नीचे 140 रखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, और हमारा x क्या था, वही तो मास ऑफ सोल्यूट है, यानी कि 140 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितना ग्राम आ जाएगा, H2SO4 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम हमारा H2SO4 प्रेजेंट है 10% वेट बाई वेट सोल्यूशन में, जिसमें डेंसिटी हमको 1.4 ग्राम पर ml दी थी और 100 ml सोल्यूशन हमने लिया था। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में चेंज क्या किया है कि इस बार मास ऑफ सोल्यूट पूछ लिया है, बाकी टाइम क्या पूछ रहा था हमारे पास, परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इस तरीके की चीज़ें पूछ रहा था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इस सब चीज़ों में, अगर दिक्कत ज़्यादा होगी तो आप लोग ज़रूर हमको लिखेंगे, और नहीं तो मैं एकदम सिंपल करके ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सारी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब कितनी मात्रा सोल्यूट की प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ये सारा क्या बताता है हमको, कंसंट्रेशन बताता है। उसी तरीके से एक मोल फ्रैक्शन है, ये भी कंसंट्रेशन बताएगा। तो इन अ सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल इज़ 2, अच्छा एक सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल इज 2 ऑफ सोल्यूट ए, मतलब ए का जो मोल है वो 2 है, और मोल बी का जो है मतलब सॉल्वेंट जो है उसका 3 मोल लिया है, मतलब सोल्यूट का 2 मोल लिया है और सॉल्वेंट का 3 मोल लिया है। यहाँ पे सोल्यूट कौन है, ए है, और सॉल्वेंट कौन है, बी है। ए और बी मिलकर के हमको क्या देंगे, कुछ देंगे सोल्यूशन, उसकी बात हमको नहीं करनी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन एकदम आसानी से निकल जाएगा। हमको दोनों चीज़ का मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, बोल देगा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकालिए, या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए यानी बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो दोनों निकल जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम जाई से डिनोट करते हैं, जीटा बोलते हैं, जाई बोलते हैं, फिर एक और आता है ईटा, इस तरीके का कुछ होता है ईटा, तो इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उससे उस पर नहीं जाना है, ये कंसर्न की बात नहीं हमारे, ये जीटा आप लेके चलिए। तो जीटा ऑफ ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने जो सोल्यूशन बनाया है 3 मोल बी का डाला है, 2 मोल ए का डाला है, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिला करके हमने जो सोल्यूशन तैयार किया है, इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, सोल्यूट का कितना है। तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर मोल्स ऑफ ए लेंगे, नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बात समझ में आ रही, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कब आएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़ने से आएगा, यानी कि सोल्यूट का मोल कितना था 2, सोल्यूट का मोल कितना था 2, नीचे क्या आएगा टोटल मोल, टोटल मोल क्या है, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, यानी 2 सोल्यूट का था और 3 सॉल्वेंट का, तो ऊपर 2 रह गया और नीचे 5 हो गया, तो 2/5 किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, सोल्यूट ए का। इसी सोल्यूशन में अगर हमसे पूछ ले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, तो जीटा ऑफ बी लिख करके ऊपर सॉल्वेंट का मोल इस बार, यानी मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, सेम वही चीज़ इज इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, मोल कितने थे बी के 3, टोटल मोल्स कितने हैं 3 और 2 5, तो नीचे 5 आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया 3/5। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि पूरे सोल्यूशन के सारे मोल को मिला करके हम 1 बोल देते हैं, उसका फ्रैक्शन 1 है ना, वो कंप्लीट 1 है। अब उसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी सोल्यूट होगा, कोई भी सॉल्वेंट होगा, तो उसका 1 से कम ही आएगा। आप यहाँ पे कभी भी देखिए कि अगर बाइनरी कंपाउंड मतलब बाइनरी मिक्सचर है या कोई भी मिक्सचर है, दो सोल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर के बना है या ज़्यादा भी हैं, तो भी क्या होगा ना कि ये जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 से कम आएगा। ओके, कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए 2/5 भी 1 से कम है, 3/5 भी 1 से कम है। ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो हम ये जानते हैं कि सारे मोल्स को अगर जोड़ दिया जाए, सारे मोल फ्रैक्शन को, मोल्स को नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 आएगा। सारे मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ दें किसी सोल्यूशन में तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे 3 कंपाउंड ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ए है वो कितना है, कुछ x है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, कुछ y है, मोल फ्रैक्शन ऑफ z है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x है, या ए बी सी ले लीजिए, ये z है। ए का कितना है, मोल फ्रैक्शन x है, बी का y है, सी का z है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने भी मतलब कंपोनेंट पड़े हों, सबके मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर देंगे तो 1 आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे होगा फ़ायदा
कि एक के मोल फ्रैक्शन को हम निकाल लेंगे, दूसरे को 1 माइनस कर देंगे। मान लीजिए हमने बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और ए का हमको निकालना है, तो 1 माइनस बी कर देंगे, ए का मोल फ्रैक्शन तुरंत आ जाएगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही है, छोटा सा देख लीजिए। 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर है हमारे पास। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए NaOH कितना है 40 ग्राम, यानी मोल्स ऑफ हमको क्या चाहिए NaOH चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम में दिया है। तो मोल कैसे निकलता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ये होता है हमारा मास वाले से रिलेटेड जो मोल हम निकालते हैं। तो मोल वेट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ओके। और मोलर मास कितना होता है NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल मिला करके इसका कितना आएगा 23, 16, 39 और 1 40, यानी इसका मोलर मास भी 40 हो गया, यानी कि 40 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया किसका, NaOH का। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये मोल ऊपर चला आया, 40 से 40 कैंसिल आ गया, यानी कि मोल कितना आ गया NaOH का 1, ठीक है ना। अब NaOH का कितना मोल है, NaOH का कितना मोल है 1, ये क्या है मोल्स ऑफ NaOH। बात समझ में आ रही है। अच्छा मोल्स ऑफ वाटर पूछ ले, देखिए मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 54 ग्राम है ना, तो 54 ऊपर रखेंगे, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। वाटर का मोलर मास हम जानते हैं 18 होता है, देखिए 2 और 16 18 हो गया, 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना मोल आ गया, वाटर का 3, यानी कि यहाँ भी हमारे पास NaOH का 1 मोल प्रेजेंट है ना, और वाटर का 3 मोल प्रेजेंट है। तो नीचे क्या आएगा 1 + 3 है ना, ऊपर क्या होते हैं सल्यूट के मोल, नीचे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो वाटर का 3 मोल था, सल्यूट का 1 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना आ गया 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछ ले, तो यहाँ पे कुछ मत करिए, पिछले वाले मेथड पे मत जाइए। यहाँ 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25, हमने क्या किया 1 माइनस 0.25 कर दिया और हमारे पास क्या आ गया 0.75 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बिना किसी फर्दर सोल्यूशन के आ गया। हम लोगों को एक ही का निकालें और दूसरे का अपने आप पता चल गया, 1 माइनस कर दिए, ये फ़ायदा होता है। अगर हमको सिंपल मेथड से बोला होता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए, तो मोल कितने हैं 3, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछ ले तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, तो मोल वाटर का कितना है 3 और सोल्यूशन का कितना मोल था टोटल, एक तो हमारे पास NaOH का था और 3 वाटर का था, तो कितना आ जाएगा 3/4 और जो कि होता है 0.75। बात समझ में आई होगी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई, इसको अच्छे से जिसने समझ लिया वो समझ लीजिए कि सोल्यूशन में बहुत अच्छा करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट A is 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट B is 3, मतलब सोल्यूट का कितना मोल दिया है 2 और सॉल्वेंट का कितना मोल दिया है 3। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, ठीक है, इस बार 2 इसका लिया है 3 इसका लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, सोल्यूट का मोल अपॉन सोल्यूशन का मोल। तो सोल्यूट का मोल कितना है 2, सोल्यूशन का मोल कितना है 2 और 3 5, 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछ ले तो B का कितना मोल है इसमें 3, ठीक है ना, और टोटल मोल कितना है 2 + 3 5, यानी 3/5। बात समझ में, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन A भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल गया। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, इसीलिए इस डायग्राम का हमने यूज किया है, फेमिलियर करा रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना आए। इफ़ वी ऐड द मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन वी विल ऑलवेज बी, मतलब इट विल ऑलवेज बी 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B जब भी जोड़ देंगे तो ये 1 आएगा हमेशा, वही बात बोल रहा है मैंने। अगर 3 कोई कंपोनेंट होता तो मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C सबको मिला करके क्या आता 1 आता। ये सब चीज़ें 11th की हैं, आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए एक सोल्यूशन है 46% वेट बाई वेट, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो आगे बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें और हैं, देख लीजिए। अ सोल्यूशन हैज़ 46% वेट बाई वेट, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इन वाटर H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब 46% हमको दिया है वेट बाई वेट, यानी कि 46 ग्राम क्या है इथाइल अल्कोहल है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, वेट बाई वेट का मतलब यही होता है। अब हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बताइए, तो मोल कितना हो जाएगा 46 ग्राम का अगर इथेनॉल लिया है तो 46 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल,
ठीक है ना। यहाँ पे मैंने टेबल बना के दिया है, अगर आप लोग समझना होगा तो समझ लीजिएगा कैसे निकाला हूँ। तो इथेनॉल का मोल ऊपर रखेंगे, 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास भी 46 होता है इत्तेफाक से, तो मास अपन मोलर मास इज इक्वल टू 1 आएगा मोल, तो मोल ऊपर रखा। टोटल मोल कैसे आएगा, है ना, टोटल मोल कैसे आएगा, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इस बार, वाटर का भी मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो 100 ग्राम पूरे सोल्यूशन का दिया है ना वेट, लेकिन हमें क्या है कि 100 ग्राम में तो सीधे 46 ग्राम क्या है, C2H5OH है, तो बाकी 54 ग्राम कौन होगा, वाटर होगा। और 54 ग्राम हमारे वाटर का मोल कैसे निकलेगा, 54/18 इज इक्वल टू 3 मोल। मास अपॉन मोलर मास गिव्स अस नंबर ऑफ मोल्स, यानी वाटर मोल 3 मिल गए। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल होगा, एक मोल ऊपर आएगा इथेनॉल का मोल अपॉन टोटल मोल, यानी 3 + 1 4, सेम चीज़ है। और अगर वाटर का पूछ ले तो 1 - 0.25। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ही वो नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन देख लीजिए, इसका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। अगर मास के टर्म में हमसे दिया है, किसी भी टर्म में दे देता वो, अभी मास के टर्म में दिया है, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोल दिया 2 ppm बाई वेट है, 2 ppm फ्लोरीन इन पेस्ट बाई वेट है, यानी कि 2 ग्राम फ्लोरीन पड़ा है 10⁶ ग्राम पेस्ट में, यानी कि 10⁶ ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 kg, 1000 किलोग्राम पेस्ट में 2 ग्राम हमारा फ्लोरीन प्रेजेंट है। अगर 2 ppm वेट बाई वेट कौन लिख दिया, फ्लोरीन अगर लिखा है पेस्ट में, तो ऐसे हम लोग समझते हैं। बात समझ में आ रहा। अगर हमने कहा कि 10 ppm NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम NaCl है तो 10⁶ ग्राम सोल्यूशन है मेरे पास, है ना। मैंने पानी में हमने नमक को मिलाया 10 ग्राम और हमने बोला कि 10 ppm है ये, तो 10 ppm बोल देने का मतलब कि जो 1000 किलोग्राम में 10 ग्राम हमारा क्या है, NaCl, यानी 10 ग्राम 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है NaCl, ठीक है ना। और हम किलोग्राम भी ले सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं 10 किलोग्राम, 10 पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट का मतलब क्या है, NaCl। हम ये भी बोल सकते हैं 10 किलोग्राम NaCl का है 10⁶ किलोग्राम सोल्यूशन में। अब इतनी बातें अगर छोटी छोटी आपको नहीं समझ में आएगी तो फिर 12th की चीज़ें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगी। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा आप रिवाइज करके देखिए, इसको बैक करिए, तुरंत फिर से देखिए। मोलारिटी की बात आ जाएगी, तो मोलारिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसी को मोलारिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो मोलारिटी को हम m से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी n से, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे बोला फाइंड मोलारिटी, 80 ग्राम क्या दिया, NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ml सोल्यूशन में 80 ग्राम क्या है, NaOH है। तो मोलारिटी कैसे निकलेगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको लेना पड़ेगा, तो 80 ग्राम NaOH है ना, तो 80 ऊपर रखा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास 40 होता है, तो 80/40 हो जाएगा, ये मोल आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बोला है, यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ ml में दिया है, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर लीटर आ जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ काटने के बाद 2/1 बचा, यहाँ पे 1/4 बचा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और कितना आ जाएगा मेरा मोलारिटी, 8 मोलर हमारा सोल्यूशन है ये छोटी छोटी चीज़ें। अब मेरे पास टाइम नहीं बचा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 1 मिनट और है, इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 250 ml ही, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml की बात कर रहा है। तो मोलारिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 49 गिवन मास है और मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98, तो 49 डिवाइडेड बाई 98 कितना आ जाएगा, 1/2, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 250, फिर से 250 ml में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में बदल जाएगा, और सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 मोलर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मुझे जो समझाना था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो ये है, इसको समझने के बाद जो हम लोग मिक्सचर ऑफ मोलारिटी का मिक्सचर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन, अगर किसी चीज़ को हम डाइल्यूट कर दें तो उसकी मोलारिटी या वॉल्यूम किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग m1v1 इज इक्वल टू m2v2 के फॉर्मूले में रखते हैं। कैसे, जैसे हमने कोई एक सोल्यूशन लिया जिसका कुछ मोलारिटी था, कुछ वॉल्यूम था, उसको हमने पानी और डाल दिया, मतलब एक गिलास में हमने क्या लिया था, मान लीजिए 10 ग्राम हमने चीनी लिया और कुछ वाटर रहा ही होगा उसमें, उसको हमने किसी मग में रख दिया और पानी मिलाते गए, तो डाइल्यूट कर रहे हैं।